करण ने जैसे ही मधु की कलाई पकड़ी तो उसने नजरें उठाकर उसे देखा। तभी मीरा भी वहां आ गई। करण शांति की ओर देखकर बोला, हमारी शादी चाहे जिन भी हालातों में हुई हो बड़ी मॉम, पर शादी तो हुई है ना, तो शादी की सारी रस्में भी जरूर पूरी होगी। मधु पग फेरे के लिए अपने घर जरूर जाएगी, मैं खुद उसे लेकर जाऊंगा। अपने घर जाने की बात सुनकर मधु के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और वो बहुत प्यार से करण को देखने लगी। तभी शालिनी ने उठकर मधु के सिर पर हाथ फेरा और बोली, हाँ करण, तुझे खुद मधु को उसके घर पग फेरों के लिए लेकर जाना होगा, क्योंकि जब मधु की फैमिली का इस हकीकत से सामना होगा कि उनकी बेटी ने बिना उन्हें बताए शादी कर ली है, तो मधु को उनके ढेरों सवालों के जवाब देने पड़ेंगे और उस वक्त तुझे मधु की हिम्मत बनकर उसके साथ खड़ा होना होगा। तुझे मधु के परिवार को ये यकीन दिलाना होगा कि उसने तुझसे शादी करके कोई गलती नहीं की है। पास बैठी शोभा भी बोली, हाँ करण, हम भी यही चाहते हैं कि जिस तरह मधु को अपने ससुराल वालों का आशीर्वाद मिला है, ठीक वैसे ही आपको भी आपके ससुराल वालों का आशीर्वाद जरूर मिले। इसलिए आप जाइए मधु के साथ और उन्हें उनके घर छोड़कर आइए। जी दादी, करण मधु की ओर देखकर बोला। पास बैठी पूजा भी उठी और मधु की बांह को छूकर बोली, जाओ मधु, अपने मायके जाने की तैयारी करो। मधु ने मुस्कुराते हुए आहिस्ता से अपना सिर हिला दिया और वहां से जाने लगी, पर तभी उसकी नजर सामने से आ रहे हरनाम पर पड़ी और मीरा की भी। डैड, मीरा अपने डैड की ओर दौड़ी। मधु भी भागती हुई उनके पास आई। हरनाम ने दोनों को अपने सीने से लगा लिया। हरनाम मधु की ओर देखकर बोले, मेरी बेटी तो बिल्कुल राजकुमारी लग रही है। मधु मुस्कुरा दी। अतुल भी उठकर हरनाम के पास आए और हाथ जोड़कर बोले, आइए हरनाम साहब, खुराना मेंशन में आपका स्वागत है। करण भी उनके पैर छूकर बोला, नमस्ते अंकल, जीते रहो बेटा। हरनाम उसके सिर पर हाथ रखकर बोली और फिर उन्होंने उसे अपने गले से लगा लिया। हरनाम ने पास खड़े अपने ड्राइवर को इशारा किया तो ड्राइवर गाड़ी से एक एक करके ढेर सारे गिफ्ट्स लाकर टेबल पर रखने लगा। शांति आंखें बड़ी बड़ी करके गिफ्ट्स देखने लगी। वो शोभा के पास आए और हाथ जोड़कर बोले, मां जी, आज पहली बार अपनी बच्ची के ससुराल आया हूँ तो खाली हाथ कैसे आता, इसलिए ये कुछ तोहफे आप सब के लिए लाया हूँ, प्लीज इन्हें स्वीकार कर लीजिए, मुझे बहुत खुशी होगी। स्वीकार क्यों नहीं करेंगे बेटा, आप इतने प्यार से लाए हैं तो हमें इन्हें लेने में उतनी ही खुशी होगी जितनी आपको इन्हें यहाँ लाने में हुई है, शोभा मुस्कुराते हुए बोली। हरनाम ने फिर से हाथ जोड़ लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मां जी, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो क्या मैं अपनी बेटी को पग फेरों के लिए घर ले जा सकता हूँ। मधु के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। शालिनी और पूजा शांति की ओर देखकर मुस्कुराने लगी। शोभा ने मधु की ओर देखा और बोली, हमें क्या एतराज हो सकता है बेटा, आप मधु को पग फेरे के लिए ले जा सकते हैं, करण कल मधु को लिवाने आ जाएंगे। इतना कहकर उन्होंने मधु के सिर पर हाथ फेरा और फिर से बोली, चाहिए बेटा, अपनी पैकिंग कर लीजिए। मधु ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और करण को देखते हुए घर के अंदर चली गई। मैं भी आपके और मधु के साथ घर चलूंगी डैड, अपना सामान लेकर आती हूँ, मीरा इतना कहकर भागती हुई वहां से चली गई। शोभा काउच की ओर इशारा करते हुए हरनाम से बोली, आओ बेटा, बैठो। हरनाम मुस्कुराते हुए बैठ गए। इधर मधु अपने कमरे में आई और मुस्कुराते हुए अपना बैग पैक करने लगी। तभी करण वहां आ गया। मधु उसे देखते ही उठ खड़ी हुई। करण आहिस्ता आहिस्ता उसकी ओर बढ़ने लगा तो मधु की धड़कनें फिर से तेज होने लगी। वो चोर नजरों से करण को देखने लगी। तभी करण उसके पास आकर बोला, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है मधु, अब मैं तुमसे अपने किसी सवाल का जवाब नहीं मांगूंगा क्योंकि मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिल चुके हैं। उसके इतना कहते ही मधु ने तुरंत नजरें उठाकर उसकी ओर देखा, पर जैसे ही उसने करण को खुद को देखते देखा तो तुरंत टेबल की ओर देखकर बोली, ये सारी ज्वेलरी मुझे पहली रसोई के नेग में मिली है। करण ने टेबल की ओर देखा तो मधु ने वहां रखे रुपये उठाए और उसकी ओर बढ़ाकर बोली, और ये रुपये भी तो मुझे क्यों दे रही हो, करण ने उसकी ओर देखकर पूछा। मधु ने नजरें झुकाकर जवाब दिया, ज्वेलरी तो मैं पहन लूंगी, पर ये रुपये मैं इनका क्या करूंगी। ये सुनकर करण ने उसकी दोनों बाहें पकड़ी और बोला, मधु ज्वेलरी के साथ साथ ये रुपये भी तुम्हारे हैं, तुम जैसे चाहो इन्हें खर्च कर सकती हो। पर करण, ये रुपये बहुत ज्यादा है और इतने सारे रुपये मैंने अपने पास कभी नहीं रखे और मेरी इतनी जरूरतें भी नहीं है, तो प्लीज आप इन्हें रख लीजिए या फिर मैं मम्मा को दे आती हूँ। मधु की बातें सुनकर करण ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। मधु, मम्मा भी ये तुमसे कभी नहीं लेगी क्योंकि ये रुपये तुम्हें नेग में मिले और इस पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक है।
इसलिए तुम्हें इन्हें अपने पास ही रखना होगा। मधु कुछ नहीं बोल पाई। करण उसके गाल को छूकर बोला, इस घर में तुम्हें जो भी मिला है मधु, वो सिर्फ तुम्हारा है। इसलिए आज के बाद तुम्हें मुझे इस सब के बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है। ये ज्वेलरी, ये रुपए, सब कुछ तुम्हारा है। ये घर भी और ये कमरा भी, समझी तुम? आप जल्दी से अपनी पैकिंग करो, क्योंकि मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। वो इतना कहकर जाने लगा। पर आप मेरे साथ, मधु फट से बोली, फिर चुप हो गई। पर करण के कदम रुक गए। उसने पलटकर मधु की ओर देखा और बोला, हम पहले तुम्हारे घर जाएंगे और तुम्हारे पापा और माँ का आशीर्वाद लेंगे। उसके बाद अगर तुम्हारे पापा चाहेंगे तो तुम मीरा के डैड के साथ जाओगी। घर का नाम सुनकर मधु फिर से उदास हो गई और बोली, करण मैं नहीं चाहती कि आप शादी के बाद पहली बार मेरे घर आए और वहां आपका अपमान हो। मुझे और आपको लेकर जो भी बातें मीडिया में हुई थी वो सब मेरे परिवार की नजरों में सच हो गई है। इसलिए पापा मुझसे और नाराज होंगे। उनकी नाराजगी दूर करने ही तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर जा रहा हूँ मधु। आज तुम नहीं, मैं उनसे बात करूंगा, इसलिए जल्दी से रेडी होकर नीचे आ जाओ। मैं पाटिल को भेजता हूँ, वो तुम्हारा सामान बाहर ले आएगा। इतना कहकर करण वहां से जाने लगा। करण मेरी बात तो सुनिए। मधु ने उसे रोका तो करण के कदम रुक गए, पर मधु कुछ बोल नहीं पाई। करण ने कुछ देर बिना पलटे उसके कुछ कहने का इंतजार किया, पर जब मधु कुछ नहीं बोली तो वो मुस्कुराते हुए बिना मधु की ओर देखे वहां से चला गया। उसके जाते ही मधु भागती हुई दरवाजे तक आई, पर तब तक करण तेजी से सीढ़ियों से नीचे जा चुका था। मधु फिर से रूम में आई और खुद से बोली, पता नहीं करण के सामने मेरी आवाज क्यों बंद हो जाती है। अगर यही हाल रहा मधु, तो एक दिन तेरे और करण के बच्चे भी हो जाएंगे, पर फिर भी मेरे मुंह से उनके लिए आई लव यू नहीं निकल पाएगा। इतना कहकर वो गुस्से में अपनी पैकिंग करने लगी। इधर करण तेजी से सीढ़ियों से नीचे आया तो उसके फोन की बेल बजने लगी। आदि का नंबर देखते ही उसने तुरंत कॉल रिसीव की। होटल की फुटेज क्लियर हुई? नहीं सर, कुछ साफ नजर नहीं आ रहा है, पर एक फुटेज थोड़ी क्लियर हुई है जिसमें मधु भाभी के सामने व्हाइट कलर का सूट पहने एक आदमी खड़ा हुआ है। उस आदमी को देखकर मधु भाभी बहुत ज्यादा घबराई हुई सी नजर आ रही है, पर उस आदमी का चेहरा नजर नहीं आ रहा। आदि के इतना कहते ही करण के कदम रुक गए और वो तुरंत बोला, आदि मुझे वो फुटेज सेंड करो अभी। जी सर। आदि ने बिना कॉल डिस्कनेक्ट किए करण को फुटेज सेंड की और फिर बोला, सर मैंने आपको फुटेज सेंड कर दी है। थैंक्स आदि। करण कॉल कट करने लगा तो फिर से आदि बोला, प्लीज सर कॉल कट मत कीजिएगा, बस 1 मिनट। करण रुक गया। ऋषभ सर से बात नहीं हो पा रही है, प्लीज अगर आप बजट तैयार कर देते तो। इतना कहकर आदि चुप हो गया। तो करण बोला, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आदि फट से बोला। करण ने बिना कुछ कहे कॉल कट कर दी और अपने घर की गैलरी में आकर फुटेज देखने लगा। उससे मधु के सामने कोई खड़ा हुआ नजर आ रहा था, जिसे देखकर वो डर के मारे कांप रही थी। उसने बार बार उस वीडियो को रिवाइंड करके देखा, पर उस आदमी का चेहरा उसे साफ नजर नहीं आया। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठी बांधकर दीवार पर दे मारी और अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते ही उसे मधु का डरा सहमा रोता हुआ चेहरा नजर आने लगा। वो अपनी आंखें खोलकर बोला, इतना तो मैं जान चुका हूँ कि अगर तुम मधु के पीछे उदयपुर तक पहुंच गए थे तो उसके पीछे पीछे यहाँ तक भी आ ही चुके हो, पर अब तुम कहीं भी क्यों ना छिपे हो, मैं बहुत जल्द तुम्हें ढूंढ निकलूंगा। अब मधु करण खुराना की बाहों के दरमियान में रहेगी तो मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मेरे होते हुए मेरी मधु तक कैसे पहुँचते हो। तभी रोशनी वहां आकर बोली, करण भैया आपको शालिनी मैम साहब बुला रही है। करण बिना कुछ कहे लॉन की ओर बढ़ने लगा। लॉन में हरनाम और अतुल सबके साथ बैठे बातें कर रहे थे। मांझी पिछले दिनों जो कुछ भी मीडिया में बातें हुई थी उसका खामियाजा मधु और उसके परिवार को भुगतना पड़ा था, और अब तो किस्मत ने उस खबर को सच भी कर दिया है। इसलिए जब मोहन को करण और मधु की इस तरह हुए शादी की बात पता चलेगी तो उसे धक्का लगना लाजमी है, और मोहन को हालातों को समझने में शायद वक्त भी लगेगा, पर मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो मधु से बहुत प्यार करता है, उसे खुश देखेगा तो इस शादी को दिल से स्वीकार कर लेगा। हरनाम की बातें सुनकर शोभा मुस्कुराते हुए बोली, हरनाम हम भी समझते हैं बेटा कि मधु के पिता को जब इस शादी के बारे में पता चलेगा तो उन्हें सदमा जरूर लगेगा, पर हरनाम मधु ने हमारे लिए जो किया है उसके बाद हम उस बच्ची के एहसानों तले दबे हुए हैं, इसलिए शर्मा साहब की नाराजगी दूर करने की जिम्मेदारी हमारी भी बनती है। और आप हमारा यकीन कीजिए, अगर शर्मा जी ने करण को अपना दामाद स्वीकार कर लिया
और ये दो परिवार एक हो गए तो हमें बहुत खुशी होगी। ये सुनकर पास बैठी शांति मन ही मन बोली, अब करण की वजह से हमें उस चौल की गंदगी से रिश्ता जोड़ना पड़ेगा। तभी करण ने शालिनी के पास आकर पूछा, मम्मा आपने मुझे बुलाया? करण जरा मेरे साथ चल। शालिनी इतना कहकर वहां से उठकर चल दी। करण भी उनके पीछे ही चल दिया। शालिनी सबसे दूर लॉन में लगे झूले के पास आ गई। करण ने उनके पास आकर पूछा, क्या हुआ मम्मा? शालिनी उसकी बाह पर हाथ रखकर बोली, करण आज 2 दिन हो गए हैं और ऋषभ कहाँ है? किसी को कुछ पता नहीं है। तो मैं क्या करूं मम्मा? करण ने गुस्से में पूछा। शालिनी ने मुस्कुराते हुए उसके गाल को छुआ। मैं चाहती हूँ करण कि तू पता लगाए कि वो कहाँ है। करण ने गुस्से में शालिनी का हाथ हटाया और बोला, मम्मा आप और मैं दोनों ही ऋषभ को अच्छे से जानते हैं। वो इस तरह बिना किसी को बताए पहली बार लापता नहीं हुआ है और न ही वो कोई छोटा बच्चा है। अपने आप गया था और अपने आप ही लौट आएगा, इसलिए आपको उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर वो वहां से जाने लगा, पर तभी शालिनी ने उसकी बाह पकड़ ली। प्लीज करण, मेरे लिए। करण चिढ़ गया, मम्मा आप हमेशा ही ऐसा करते हो। आपकी वजह से मुझे हमेशा अपनी मर्जी के खिलाफ जाकर ऋषभ की मदद करनी पड़ती है। पर मम्मा अगर इस बार ऋषभ अपनी गलती की वजह से किसी मुश्किल में हुआ तो मैं आपके कहने पर भी उसकी मदद नहीं करूंगा। अच्छा बाबा मत करना, पर मेरी खातिर उसका पता लगाकर ये तो बता सकता है ना कि वो ठीक है या नहीं। शालिनी बोली। करण ने फिर से उसे घूरा। ठीक है, पर बस एक आखिरी बार, सिर्फ आपके लिए। शालिनी मुस्कुरा दी और करण को अपने गले लगाकर बोली, मेरा अच्छा बेटा। करण बिना कुछ कहे मुंह बनाने लगा। तभी उसकी नजर सामने से आ रही मीरा और मधु पर पड़ी। मधु को देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, पर करण और शालिनी की बातें सुनकर मीरा की परेशानी और बढ़ गई। दोनों ही उनकी ओर बढ़ने लगी। शालिनी की नजर जैसे ही मधु पर पड़ी तो उसने धीरे से करण से पूछा, करण तूने मधु को अपने दिल की बात बताई या नहीं? नहीं मम्मा, पर बहुत जल्द बता दूंगा, करण मधु की ओर देखते हुए बोला। तो शालिनी मुस्कुरा दी, जल्दी बता देना, क्योंकि मधु को तो यही लग रहा होगा कि तूने उससे शादी हमारे परिवार की इज्जत बचाने के लिए की है। जानता हूँ मम्मा, मैं बहुत जल्द उसे बता दूंगा कि मैं उससे प्यार करता हूँ, पर प्लीज आप उसे कुछ मत बताएगा, करण उनकी ओर देखकर बोला। शालिनी ने मुस्कुराते हुए उसके गाल को छुआ और मधु की ओर बढ़ने लगी। मधु ने आकर उनके पैर छुए तो वो उसे गले लगाकर बोली, जल्दी जल्दी जाओ और जल्दी से अपने घर वापस आ जाओ, कल करण तुम्हें लेने आ जाएगा। मधु करण की ओर देखने लगी। तभी शालिनी ने मीरा से पूछा, मधु तो पग फेरों के लिए जा रही है, पर तुम क्यों जा रही हो? मीरा झट से बोली, आंटी मैं मधु के साथ ही वापस आ जाऊंगी। शालिनी मुस्कुरा दी और करण से बोली, करण आज सारा नाश्ता मधु ने बनाया है, तो बिना नाश्ता किए मत जाना, क्योंकि इसने भी अब तक नाश्ता नहीं किया है, तेरा ही इंतजार कर रही थी। करण फिर से मधु की ओर देखने लगा तो मधु झेप गई और बोली, मैं नाश्ता गर्म करके लाती हूँ। वो वहां से जाने लगी तो करण फट से बोला, मधु नाश्ता रूम में ही ले आना। मधु के कदम रुक गए और वो कुछ पलों के लिए सोच में पड़ गई और फिर बिना कुछ कहे किचन की ओर चली गई। करण भी मुस्कुराते हुए अपने कमरे में जाने लगा। उनके जाते ही शालिनी मीरा के कंधे पर हाथ रखकर बोली, आओ बेटा, जब तक इनका नाश्ता हो रहा है हम तुम्हारे डैड के साथ चलकर चाय पीते हैं। मीरा ने सिर हिलाया और शालिनी के साथ चल दी। वो आगे बढ़ते हुए मन ही मन बोली, लगता है शालिनी आंटी ऋषभ से बहुत प्यार करती है। मुझे तो सोचकर भी घबराहट हो रही है कि जब मधु ऋषभ को देखेगी तो क्या होगा, और सच जानने के बाद शालिनी आंटी ना जाने किसका साथ देगी। हे महादेव, प्लीज अब मधु से उसकी खुशियां मत छीनना। इधर करण ने रूम में आते ही फिर से आदि को कॉल किया। आदि ने जैसे ही कॉल रिसीव की तो करण ने उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया और बोला, आदि ऋषभ का 2 दिन से कुछ पता नहीं है, पता लगाओ कि इस वक्त वो कहाँ है और क्या कर रहा है। आखिरी बार मैंने उसे मेरी शादी में वरमाला के टाइम पर देखा था, उसके बाद से ही वो लापता है। पता नहीं क्यों, पर मेरा दिल कह रहा है कि इस वक्त ऋषभ जहाँ भी है मेरे ही खिलाफ कोई प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि वो खुराना कंस्ट्रक्शन के एमडी की कुर्सी हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ठीक है सर, मैं अभी हमारे आदमियों को ऋषभ सर का पता लगाने के लिए कह देता हूँ। आदि अपने केबिन से बाहर आते हुए बोला। करण ने कुछ पल सोचा और फिर से बोला, आदि ऋषभ और रिद्धिमा दोनों ही एक ही टाइम पर गायब हुए हैं। रिद्धिमा बिना किसी की मदद के इतने सारे मेहमानों के बीच से पहले से बाहर नहीं जा सकती। कोई तो है जिसने उसकी वहां से भागने में मदद की होगी। आप ये कहना चाहते हैं
कि ऋषभ सर ने रिद्धिमा की मदद की है? आदि ने एक फाइल पीयूष को देते हुए पूछा। करण अपने कमरे में आया। हाँ आदि, मेरा यही मतलब है। ऋषभ मुझसे बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वो अच्छे से जानता था कि नंदिनी ने जब मेरा दिल तोड़ा था तो मैं भी टूट गया था, इसलिए हो सकता है कि मुझे फिर से तोड़ने के लिए उसने रिद्धिमा की मदद की हो। आपसे एक बात पूछूं सर? आदि ने झिझकते हुए पूछा। पूछो। आदि ने कुछ पल सोचा और फिर हिम्मत करके बोला, सर मैं आपको बचपन से जानता हूँ। आप उन लोगों में से नहीं है जो अपने परिवार की इज्जत के नाम पर किसी की जिंदगी के साथ खेले और शादी जैसे रिश्ते के साथ समझौता करे। तो फिर आपने मधु भाभी से शादी क्यों की? क्योंकि मैं मधु से प्यार करता हूँ आदि। करण टेबल पर रखी मधु की चूड़ियां उठाकर बोला। ये सुनकर आदि की आंखें खुली की खुली रह गई। करण चूड़ियों को देखते हुए फिर से बोला, अब अगर तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल गए हो तो ऋषभ और रिद्धिमा का पता लगाओ, वो भी जल्द से जल्द। यस सर। करण ने कॉल कट कर दी और शादी में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोचने लगा। वो खुद को आईने में देखकर बोला, पता नहीं क्यों पर मुझे ऐसा लग रहा है कि शादी में जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे कहीं ना कहीं ऋषभ का ही हाथ है। तभी उसे आईने में मधु नजर आई। आपका नाश्ता? मधु नाश्ते की ट्रे टेबल पर रखकर बोली और वहां से जाने लगी। पर करण ने उसकी कलाई पकड़ ली। मधु ना ही कुछ बोली और ना ही उसने उसकी ओर देखा। करण ने उसे अपनी ओर खींचा और बोला, नाश्ता अपने हाथों से बनाया है तो खिलाना भी तो पड़ेगा ना। मधु ने पहले तो नजरें उठाकर उसे देखा और फिर नजरें झुकाकर आहिस्ता से बोली, आप कोई छोटे बच्चे नहीं हो और ना ही आज आपके हाथ में कोई चोट या मेहंदी लगी है, पर मुझे तो तुम्हारे हाथों से ही खाना है। आज अगर मैं नाश्ता करूंगा तो तुम्हारे हाथों से ही करूंगा, वरना सारा दिन भूखा रहूंगा। करण उसकी झुकी हुई पलकों की ओर देखकर बोला, पता नहीं कल रात के बाद आपको क्या हो गया है, अजीब अजीब से सवाल करने लगे हो और अजीब अजीब सी डिमांड भी। मधु बिना उसकी ओर देखे बोली। करण ने मुस्कुराते हुए उसके चेहरे को ऊपर उठाकर पूछा, ऐसी क्या अजीब सी डिमांड की है मैंने? मधु, बस अपनी पत्नी के हाथों का बनाया खाना, उसके हाथों से ही तो खाना चाहता हूँ। मधु खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, छोड़िए मुझे, कोई आ जाएगा। उसके इतना कहते ही करण ने उसे छोड़ दिया। छूटते ही वो वहां से जाने लगी, पर दरवाजे तक पहुंचकर उसके कदम रुक गए और वो सोच में पड़ गई। उसने पलटकर देखा तो करण अपने हाथों की घड़ी बांधे खड़ा हुआ था। मधु ने फिर से नजरें झुकाए और आहिस्ता आहिस्ता उसकी ओर बढ़ने लगी। करण मुस्कुराते हुए काउच पर बैठ गया। मधु भी बिना कुछ कहे उसकी बगल में आकर बैठी। उसने प्लेट में नाश्ता निकाला और प्लेट अपने घुटनों पर रखकर पूरी और छोले करण को खिलाने लगी। पर तभी करण ने मधु का हाथ पकड़ लिया। क्या हुआ? मधु ने उसकी ओर देखकर पूछा। करण ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने प्लेट से एक निवाला लेकर मधु की ओर बढ़ाया। नाश्ता तो तुमने भी नहीं किया। मधु बहुत प्यार से उसे देखने लगी। उसने चुपचाप निवाला खा लिया। खाते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो भी करण को खाना खिलाने लगी। दरवाजे पर खड़ी मीरा, जो मधु को बुलाने आई थी, ने ये सब देखा तो मुस्कुराते हुए वापस पलट गई। वो आगे बढ़ते हुए मन ही मन बोली, अच्छा होगा जो घर पहुंचते ही मैं खुद मधु को ये बात बता दूं कि वो राक्षस करण का भाई है। वो यही सब सोचते हुए वहां से चली गई। इधर मधु अभी भी करण को खाना खिला रही थी, पर मन ही मन वो अपने पापा के बारे में सोचकर बहुत परेशान थी। पर फिर उसने हिम्मत करके करण से पूछा, करण मैं सच में उन रुपयों का जो चाहे कर सकती हूँ? हाँ मधु, करण उसके हाथों से खीर खाते हुए बोला। उसके हाँ कहते ही मधु के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने फिर से करण से पूछा, आपने बताया नहीं कि आपको खाना पसंद आया या नहीं? करण ने बिना कोई जवाब नहीं दिया, खीर की चम्मच उसके मुंह में रख दी। मधु कुछ नहीं बोल पाए और फिर से करण को खिलाने लगी। कुछ देर बाद करण उसे रोकते हुए बोला, बस हो गया। मधु ने अपना हाथ पीछे ले लिया। अब जल्दी करो, तुम्हारे अंकल और मीरा हमारा इंतजार कर रहे होंगे। इतना कहकर करण वहां से जाने लगा। मधु ने जल्दी से प्लेट टेबल पर रखी और उठकर बोली, आपने बताया नहीं कि आपको ये सब पसंद आया या नहीं? करण के कदम रुक गए। उसने पलटकर मधु की ओर देखा, जो उसे ही देख रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आने लगा। मधु की धड़कनें फिर से तेज हो गई। करण उसके बहुत करीब आ गया तो मधु ने घबराकर अपनी आंखें बंद कर ली। करण उसके कान के पास आकर आहिस्ता से बोला, तुम मेरे सवालों के जवाब दे दो मधु। वादा करता हूँ मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दे दूंगा। उसके इतना कहते ही मधु ने अपनी आंखें खोल ली।
करण को अपने इतने करीब देखकर वो सब कुछ भूलकर उसे देखने लगी और करण उसे जवाब दे रही हो या नहीं। तभी करण ने उसकी आंखों में देखकर पूछा तो मधु ने शर्माकर अपनी नजरें झुका ली और जाने लगी। पर तभी वो पीछे रखे काउच से टकराकर गिरने लगी। करण ने उसे पकड़ना चाहा पर खुद को संभाल नहीं पाया और मधु के साथ काउच पर ही गिर गया। दोनों फिर से एक दूसरे को देखने लगे। मधु के कुछ बाल उसके होंठों पर आ गए थे। करण ने उसके बालों को हटाने के लिए जैसे ही उसके चेहरे को छुआ तो मधु ने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। करण ने बहुत प्यार से उसके होंठों पर आ रहे बालों को हटाया और एकटक मधु को देखने लगा। दरवाजे पर खड़े आरव ने जब ये सब देखा तो बहुत जोर से सीटी मारी। सीटी की आवाज सुनते ही दोनों चौंक गए और दोनों ने ही दरवाजे की ओर देखा। दरवाजे पर आरव को खड़ा देखकर दोनों तुरंत उठकर खड़े हो गए। आई एम सॉरी, मैंने आप दोनों को डिस्टर्ब कर दिया। मैं तो बस आपसे ये कहने आया था कि सब आप दोनों को नीचे बुला रहे हैं। भाभी के अंकल उनका इंतजार कर रहे हैं, आरव मुस्कुराते हुए बोला। मधु भागती हुई वहां से चली गई। करण उसे घूरते हुए उसके बगल से निकल गया। उसके जाते ही आरव को हंसी आ गई। लेखिका कविता वर्मा। अगर आपको मेरी लिखी कहानियां पसंद आ रही है और आप इस कहानी को आगे भी पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आज ही सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।